यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेक्शन 129 का प्रोविजन जो कल हमने ओरली डिस्कस किया उसको लिखना स्टार्ट कर दो। Please be with me.
रूल 5 ऑफ द कंपनीज अकाउंट रूल्स 2014, जो 3 पॉइंट्स है सीएफएस के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसका पॉइंट नंबर 2 ये रूल 5 में दिया है, पॉइंट नंबर 3 रूल 6 में दिया है. प्लीज बगैर बात करे लिखो फटाफट. वी नीड टू कंप्लीट दिस सेक्शन एंड गो टू द नेक्स्ट 2 sections क्विकली. ऐसा छुप छुप के खाते तो भगवान पाप करते. ध्यान दो. शेयरिंग इज केयरिंग. ध्यान दो. हर चीज में नहीं, बट जहां पे जरूरी है वहां पे. Please be fast. We are coming to the end of 129 now.
Please don't talk. Virtual students also, please write it. कॉन्ट्रावेंशन के लिए अगर आप ध्यान दोगे, जो कंपनी के ऑफिसर्स इंचार्ज होंगे, एमडी, डब्ल्यूडीडी, फाइनेंस, सीएफओ, एनी पर्सन इंचार्ज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दिस पीपल विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 129. बट अगर ये ऑफिसर्स नहीं है कंपनी में, तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लायबल होंगे फॉर द पनिशमेंट. इम्प्रिजनमेंट द सेम 128 का जैसे था वही, अप टू 1 ईयर. अगेन और करके सेकेंड एरो में फाइन हम लिखेंगे मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 lakhs, एंड दोनों को कंबाइन करके उसके नीचे और बोथ लिखा है. फाइन चेंज नहीं हो रहा है, बट 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नॉन कंप्लायंस होता है 129 का, तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लायबल है. इसको लेकर के स्टडी आता है. सेक्शन 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेंटेन नहीं हुए तो सिर्फ एंड सिर्फ द पर्सन इंचार्ज जो थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के वही लायबल है. वहां पर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लायबल नहीं है. बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लायबल है. ये पनिशमेंट और ये जो डिफरेंस है आपने नोट करना बहुत जरूरी है. अगेन आई विल से,
आई होप इट इज क्लियर। अगर हम इसको सम अप करें सेक्शन 129 को जिस तरह से हमने लिखा है, कल हमने डिस्कस किया था, द ओनली पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टैंड आउट ऑफ दिस 7 पॉइंट्स जो मैं कहूंगा, जो हमने लिखे, आउट ऑफ दिस 7 पॉइंट्स मैं सबको कहूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मार्क कर लो क्विकली। पॉइंट नंबर 1 जो था फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मिला है सबको? वो इंपॉर्टेंट है, फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर है? उसके बाद अल से मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। डिविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पशन इंपॉर्टेंट है, एंड कॉन्ट्रावेंशन। सो आफ्टर द फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द लास्ट 3, deviation from accounting standards, exemption by the central government and contravention। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामेशन कब देता है? जब वो एग्जामेशन पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है, और एक तो खुद ब खुद देगा या किसी कंपनी के एप्लीकेशन पर देगा, ध्यान रखना। केस स्टडीज जिन पॉइंट्स पर आते हैं मैंने बता दिया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 5, 6, 7, क्लियर है? If you have completed section 129, I request you all to come to that page, page number 51 of your notes. Page number 51. पेज नंबर 51 पर एक सेक्शन दिया है, वहां पर मिला है सबको? व्हाट इज द हेडिंग ऑफ द सेक्शन? रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर है, ऑर्डर। कोर्ट और ट्रिब्यूनल की क्या है? ऑर्डर पर ये अकाउंट्स रीओपन हो रहे हैं। कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर कब देगा? कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास काफी काम है, वो हर एक कंपनी के ऊपर नजर नहीं रखेंगे। कंपनी के अकाउंट्स को रीओपन करने के लिए वो ऑर्डर नहीं दे सकते। वो कब देंगे? प्लीज ध्यान दो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सब लोग मेरे पास ध्यान दो प्लीज। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, या फिर आरओसी रजिस्ट्रार किसी कंपनी का इंस्पेक्शन कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, या फिर सेबी है, सेबी के ऑफिसर्स वो किसी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, या कंपनी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो कंपनी से जुड़ा हुआ है, जिससे लग रहा है कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो कंपनी के अफेयर्स है वो फ्रॉडुलेंटली मैनेज किए जा रहे हैं, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन है, अगर ऐसा उन्हें लगे तो इन ऑफिसर्स को डायरेक्टली रीओपन करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स करने का उनको अधिकार नहीं है। सेबी का कोई भी ऑफिसर, रजिस्ट्रार खुद, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर, या कोई भी पर्सन जो कंपनी से जुड़ा हुआ है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज तक, अगर उन्हें लगे कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर बीइंग फ्रॉडुलेंटली मैनेज्ड और उसके अंदर मैनिपुलेशंस हुए हैं, अगर उन्हें पक्का यकीन है या उन्हें शक है, तो ऐसे केस में वो एनसीएलटी या कोर्ट में एप्लीकेशन करेंगे। एनसीएलटी के पास जाकर कहेंगे हमें शक है इस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉडुलेंटली मैनेज किए जा रहे या मैनिपुलेशंस है, आप इस पर उचित क्या करो, कार्रवाई करो। उनका एप्लीकेशन आने के बाद डेफिनेटली कोर्ट और एनसीएलटी जो है उन कंपनीज के ऑफिसर्स को अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो भी इनका जजमेंट होगा कोर्ट का फाइनल जजमेंट पास करने से पहले कोर्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सेबी के ऑफिसर्स, रजिस्ट्रार या जो भी पर्सन एप्लीकेशन देता है उनको भी एक नोटिस देगा और उनका भी पॉइंट सुन लेगा। दोनों का सुनने के बाद जो कोर्ट को उचित लगेगा वो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि यस बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन होने चाहिए और रीकास्ट होने चाहिए, रीओपन होने चाहिए, रीकास्ट होने चाहिए, तो कोर्ट ऑर्डर करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फिर से रीओपन कराएगा। और रीकास्ट मतलब अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग वो रिकास्ट होंगे, मतलब प्रिपेयर किए जाएंगे, और ऐसे केस में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन किए गए, रिकास्ट किए गए, वो फाइनल माना जाएगा। That will be the final books of accounts of that company, क्योंकि now these have been reopened और recast। ये प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 ने इंट्रोड्यूस किया, पहले नहीं था। सेक्शन 130 इसलिए जरूरी था, कई बार कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो फ्रॉड है, जो मैनिपुलेशन है, वो काफी सालों बाद पता चलता था। इसलिए कोर्ट के पास ये पावर दिया गया, कोर्ट मतलब एनसीएलटी के पास ये पावर दिया गया, अगर कोई ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, फिर वो किसी भी अथॉरिटी का हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट दैट इनकम टैक्स अथॉरिटीज का हो, या फिर रजिस्ट्रार का हो, सेबी का हो, या कंपनी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, ही कैन बी ए विसल ब्लोअर, वो भी इस केस में एप्लीकेशन दे सकता है कि कंपनी के अंदर कुछ गलत हो रहा है। आई होप यू बिकॉज एंड में कंपनी का रियल हम कह सकते हैं ओनर शेयर होल्डर्स है, सो दे मस्ट नो
व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन द कंपनी। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हम बात करते हैं, दे मस्ट रिफ्लेक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो इसलिए कोर्ट के पास ये प्रिविलेज दिया गया है। सो से वो जो 130 सेक्शन है वो काफी सिंपल है, उसको हार्डली 3 पॉइंट्स में 3 स्टेप्स में हमको लिखना है। आई जस्ट डिक्टेट दैट। आपके नोट्स में उस एडजेसेंट पेज पर, पेज नंबर 51 के एडजेसेंट पेज पर आप हेडिंग दो सेक्शन 130, जहां पर जैसे वो दिया है उसे सिंपल वर्ड्स में हम लिखेंगे सेक्शन 130 हेडिंग दो, और गिव द कंप्लीट हेडिंग रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। गिव द हेडिंग रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल ऑर्डर। उसमें आप लिखो नीचे सिंगल एरो करके सेंटेंस है। पॉइंट नंबर 1 लिखना, हु कैन अप्लाई। देखो हम उसको अलग ढंग से लिख रहे। पॉइंट नंबर 1 लिखना, हु कैन अप्लाई। हु कैन अप्लाई लिखने के बाद उसके इनर साइड में पॉइंट नंबर 1 लिखना, सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 2, इनकम टैक्स अथॉरिटीज। नंबर 3, सेबी। नंबर 4, एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी। एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी or authority, any other statutory body or authority. Number 4, any person, any. Number 5, any person concerned. Concerned मतलब somewhere he must be related. Any person concerned. Clear? Who can apply लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर 2 लिखो, when to apply. When to apply, उसमें आप नीचे 2 एरोस ड्रॉ करो। व्हेन टू अप्लाई में 2 एरोस ड्रॉ करके फर्स्ट टर्म लिखो, व्हेन द अकाउंट्स, व्हेन द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। व्हेन द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। अरे समझ रहा है कि नहीं? When accounts are prepared in a fraudulent manner. Second arrow में लिखना, the affairs of company. Definitely first और second के बीच में और करना। Second arrow में the affairs of company were mismanaged during the relevant period. During the relevant period लिखा है। दोनों एरोस को कंबाइन करके नीचे सिंगल एरो करके लिखो, दिस raises a doubt on the reliability of financial statements. This raises a doubt on the reliability. This raises a doubt on the reliability of financial statement. अरे क्लियर है कि नहीं? पहले क्या लिखा है? हु कैन अप्लाई। फिर क्या लिखा है? व्हेन टू अप्लाई। देन पॉइंट नंबर 3 लिखो। नेक्स्ट अब हो गया व्हेन टू अप्लाई, समझा सबको? सो लास्ट में उसको अंडरलाइन करा, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेजेस अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन पॉइंट नंबर 3, टू होम टू अप्लाई। पॉइंट नंबर 3 लिखना, टू होम टू अप्लाई। उसके नीचे सेंटेंस से सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखना, कोर्ट और द ट्रिब्यूनल। कोर्ट और द ट्रिब्यूनल। कोर्ट के उधर लिखना कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। कोर्ट के उधर क्या लिखोगे? कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। कोर्ट के उधर लिखोगे कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। व्हाट इज कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन? जिस एरिया में रजिस्टर्ड ऑफिस है उस एरिया के कोर्ट में यूजुअली कंपनी के सारे डिस्प्यूट्स कहां पे जाते हैं? ट्रिब्यूनल में। बट हम ये अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज भी देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज। अब इनकम टैक्स के कुछ केसेस में अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स का खुद का कोर्ट है,
तो इसलिए हम कहते हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट, कोर्ट ऑफ क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन या फिर ट्रिब्यूनल। लिखा है सबने? टू होम टू अप्लाई लिखा। उसके बाद नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कोर्ट्स ऑर्डर। पॉइंट नंबर 4 लिखो कोर्ट्स ऑर्डर, और उसमें लिखना नीचे सिंगल एरो करके, बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर, बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर court shall by giving notice to the above persons, applicant लिखना, by giving notice to the applicant, क्योंकि above persons में से कोई एक हो सकता है, by giving notice to the applicant and after taking into consideration the representation, and after taking into consideration the representation and after taking into consideration the representation made, pass such order, representation made, pass such order of reopening the books of accounts, reopening the books of accounts and recast the financial statements, recast the financial statements, comma, as the court deems fit, as the court deems fit, मतलब जो कोर्ट को उचित लगेगा, रीओपन करना है या रिकास्ट करना है, जो कोर्ट को उचित लगेगा या दोनों करना है, ये कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। हो गया, द पॉइंट इज ओवर। सिर्फ नीचे नोट लिखना, नोट, ऑल ऑफ यू नोट में लिखना, द अकाउंट्स सो रिवाइज्ड, द अकाउंट्स सो रिवाइज्ड or recast, the accounts so revised or recast shall be final, shall be final। अरे बोलो भाई, अब ये जो सेक्शन 130 था, इसमें कंपनी के अकाउंट्स को या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीओपन करने के लिए थर्ड पार्टीज ने अप्लाई किया था। दोस्तों, उन्होंने ये प्रिविलेज जो सेक्शन 130 में थर्ड पार्टीज को दिया है, सेक्शन 131 में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया है। सेक्शन 131 का सिर्फ हेडिंग पढ़ो, व्हाट इज द हेडिंग सेक्शन 131 का, जस्ट रीड द हेडिंग, वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड्स रिपोर्ट। वॉलंटरी रिवीजन दिया है, वॉलंटरी रिवीजन। ध्यान रखना, 130 क्या था, किसी थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करके रिकास्ट किया जाएगा। यहां पर वॉलंटरी रिवीजन है, मतलब कुछ हद तक वो वही हो रहा है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और बोर्ड रिपोर्ट। बट ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, किसका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तीन आते हैं। स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आएंगे। यहां पर ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट को हम क्या कर सकते हैं, वॉलंटरली रिवाइज कर सकते हैं। इसको लेकर ये प्रोविजन है। अब ये क्या है, पहले समझो व्हाट इट इज, व्हाई इट इज, व्हाट हैपेंस। जैसे 130 में इन अथॉरिटीज को शक हुआ कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है, दे कैन अप्लाई 130 में। 131 में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा लग रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने प्रिपेयर किए थे, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने प्रिपेयर किए, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्रिपेयर हुआ है, और ये जब अप्रूव हो गया है शेयरहोल्डर्स से, याद करना शेयरहोल्डर्स से अप्रूव होते हैं, बिकॉज एनुअल अकाउंट्स में क्या आता है, हम देख चुके हैं एनुअल अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, मीटिंग्स चैप्टर में देखा। ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और ये जो भी बोर्ड रिपोर्ट है, ये शेयरहोल्डर से अप्रूव हो चुका है, ये आरओसी के पास फाइल भी हो गया, इट हैज बीन फाइल्ड।
अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐसी पता चली है जो अनजाने में, अनइंटेंशनली उनसे स्किप हो गई है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। लिसन वेरी केयरफुली। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सबमिट किए गए थे उसमें कुछ बात अधूरी रह गई है या बोर्ड्स रिपोर्ट में कुछ बात अधूरी रह गई है, दे कैन वॉलंटरी मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट और द ट्रिब्यूनल दैट वी वांट टू रिवाइज आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी वांट टू रिवाइज आवर बोर्ड रिपोर्ट, बट दिस रिवीजन दे कैन मेक एन एप्लीकेशन ओनली वंस इन वन फाइनेंशियल ईयर, वरना हर 15 दिन बाद रिवाइज करोगे तो नहीं चलेगा। You can do this application only once in one financial year, but आप कितने सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज कर सकते हो? वो कहते हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। कितना? इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स के कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट को आप रिवाइज करवा सकते हो। इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। इट इज नॉट लाइक दैट कि अब 2017 में 2006 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस वक्त थोड़ी गलती हो गई थी, हम लोग क्या करते रिवाइज करना चाहते हैं। दे से ओनली फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। और मैंने क्या कहा, एक बार आपने रिवाइज किया फिर आप दोबारा एप्लीकेशन उस फाइनेंशियल ईयर में कर नहीं सकते। वंस ओनली इन वन फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगले फाइनेंशियल में फिर से हो सकता है, बट जब आप इस फाइनेंशियल ईयर में रिवाइज के लिए अप्लाई करोगे ना, आपको एप्लीकेशन करते वक्त रीजन देना पड़ेगा व्हाई यू वांट टू रिवाइज। द रीजन मस्ट बी जस्टिफाइबल। अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को लगा कि आपका रीजन जस्टिफाइबल है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल आपको परमिशन दे देगा। दैट इज 131। इस 131 और 130 को दोनों में डिफरेंस समझ रहा है सबको? 131 पर क्या था? थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन था। 130 में और 131 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एप्लीकेशन है। हाँ, बट ये 131 सिर्फ किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए और बोर्ड रिपोर्ट के लिए। 130 वाज फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? ओके, सो 131 के एडजेसेंट पेज पर आप लिखो, वहां पर 131, give the complete heading, voluntary revision of financial statements or board's report. Section 131 मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, जो हेडिंग दिया आपने उसके नीचे सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखो, if it appears to the board of directors, comma, that सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करो और लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट are not in compliance of section 129. What is 129? अरे बोलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 129 के तहत कंप्लाई होना चाहिए था, उसमें कुछ रह गया, कुछ मिसिंग है, तभी वो रिअप्लाई करेंगे ना। सो 129 एंड 134 क्या है, हम देखने वाले बोर्ड्स रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, यही उस पर्टिकुलर 131 का हेडिंग है। सो दे आर सेइंग financial statement board of directors report are not in compliance of section 129 and 134 respectively. I hope you understand. Respectively, उसके नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करो सेंटर से और लिखो on approval and order of tribunal, on approval and order of tribunal, डैश करके आगे उसी में लिखना दे में प्रिपेयर। उसके नीचे 2 एरोस ड्रॉ करो। फर्स्ट हम लिखो रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिवाइज्ड, बोलो, बीओडी रिपोर्ट। दोनों एरोस को कंबाइन करके नीचे लिखो इन रिस्पेक्ट ऑफ, बोलो, एनी ऑफ दी,
आगे जो बोलेगा वो पास हो जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ दी, उसके सेंसेस इंटैक्ट है, मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ दी 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। बाकी लोग सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ दी 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। अरे बोलो, उसके नीचे सेंटर से सिंगल एरर ड्रॉ करके लिखो, कॉपी ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑर्डर, कॉपी ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑर्डर shall be filed with the registrar, shall be filed with the registrar. I hope it is clear. Section 131 का जो मेन प्रोविजन था वो हो गया. What is important in that? I'll say in respect of any of the 3 preceding financial years वाला जो पॉइंट था वो कितने साल का वो रिवाइज करा सकते हैं? इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 साल का. हाँ, अब नीचे नोट लिखना सब लोग. नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखना. The tribunal shall before giving approval, the tribunal shall before giving approval consider the representation. The tribunal shall before giving approval consider the representation made by government and the income tax authorities लिखा है. पॉइंट नंबर 2, दैट इज नोट नंबर 2. रिवीजन of the financial statements or BOD report shall be approved only once, shall be approved only once in a financial year, shall be approved only once in a financial year, provided उसके नीचे सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखो क्या, डिटेल्ड reasons for such revision, detailed reasons for such revision are disclosed in the Board of Directors report. Detailed reasons of such revision are disclosed in the Board of Directors report. लिखा है पक्का. ये जो नोट नंबर 2 लिखा है इसका मीनिंग सबको क्लियर है. अब सुनो मत जा. हमने 129 134 का क्या देखा है, रिवीजन. और ये कौन अप्लाई करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इसको लेकर एक केस स्टडी कैसे आता है देखो, उसको लेकर उन्होंने एक लास्ट रेफरेंस दिया. हम कहते हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 सालों का, प्लीज ध्यान दो, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट आप रिवाइज कर सकते हो. उन्होंने कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्लाई कर दिया कोर्ट के पास कि हमें अभी हम 17-18 में, तो हमें 16-17 फाइनेंशियल ईयर के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, सॉरी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको रिवाइज करना है. अब 16-17 जो फाइनेंशियल ईयर था उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी सारे मेंबर्स शेयर होल्डर्स को पहुंचा दिए गए. इट हैज बीन सेंट टू देम. ये आरओसी के पास फाइल भी हो चुके हैं और अब इन्हें रिवाइज करना है. तो अगर इन्हें रिवाइज करना है तो द लॉ सेज they are just allowed to revise only for that points which they have missed, which they have omitted. Revise मतलब वो completely बैलेंस शीट को रिकास्ट नहीं कर सकते. समझो,
जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी ऑलरेडी मेंबर्स को सबमिट हो चुकी है, रजिस्ट्रार के पास फाइल हो चुकी है, ये रिवीजन किस लिए अलाउ किया गया? ताकि अगर कोई जानकारी इनसे छूट गई होगी, अनइंटेंशनली ओमिट हुई होगी, तो वो इंक्लूड करे, इसलिए रिवीजन अलाउड है। बट रिवीजन के बहाने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऑलरेडी सबमिट हो चुके थे उसको ये रिकास्ट नहीं कर सकते। दे जस्ट हैव अ राइट टू रिवाइज, मतलब कुछ जानकारी जो छूटी है वही इंक्लूड करने का राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। केस स्टडी इस लास्ट पार्ट पर आता है, बिकॉज उनके रिवाइज यस दे कैन डू सो, नो। तो लिखो नोट नंबर 3, लास्ट नोट वहां पर, उसमें लिखना व्हेन कॉपीज of financial statements or BOD report अरे समझ रहा है कि नहीं, have been sent to members or delivered to registrar, ऐसे लोग है क्या? और led before AGM, the AGM oblique EGM, led before the AGM oblique EGM, comma, revision must be restricted to, डैश करके नंबर 1 लिखना, करेक्शंस फॉर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 129 और 134, करेक्शंस फॉर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 129 और 134। आई होप यू आर गेटिंग। एंड नंबर 2, any necessary consequential alternation, मैं स्पेलिंग वही लिखना है, any necessary consequential alternation, it is not alteration, it is alternation। what is alternation, ध्यान रखना। एक इवेंट का किसी दूसरे इवेंट पर जब क्या होता है, अफेक्ट होता है, तो वो सेकंड इवेंट भी चेंज होगा। जब हमने 129 134 के लिए फर्स्ट पॉइंट लिखा, कुछ करेक्शन किया, उसकी वजह से कहीं और चेंज आ रहा है, तो वो भी आपको चेंज करने का क्या मिलेगा, राइट मिलेगा, रिवाइज, बिकॉज फर्स्ट का इफेक्ट सेकंड पर हो रहा है, तो उसे कहते हैं एनी नेसेसरी कॉन्सिक्वेंशियल अल्टरनेशन। सबको समझा? प्लीज मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, 131 से लेके 129 तक जो आज 3 सेक्शंस लिखे, प्लीज गो थ्रू ओनली दैट 3 सेक्शंस। आई से 3 सेक्शंस है, ध्यान लगा के पढ़ो। कोई डाउट है, रेज द डाउट, वी वांट टू डिस्कस इट।
प्लीज सेक्शन 131 जो अभी अभी हमने देखा है, रिवीजन ऑफ, बोलो वॉलंटियर रिवीजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। पहले 131 सबको समझा? पक्का? कितने साल का हम रिवाइज कर सकते हैं? 3 साल का। और 1 साल जिस साल रिवीजन के लिए अप्लाई करेंगे, एक बार ही अलाउड है। करेक्ट? मतलब ध्यान रखना, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है? उसके बाद हमारा जो रिवीजन होगा, अगर हमने ऑलरेडी वो स्टेटमेंट्स क्या कर दिए, सबमिट कर दिए मेंबर्स को या फिर आरओसी के पास फाइल कर दिए, तो उस केस में रिवीजन ये सिर्फ करेक्शंस को लेकर होगा और उसके कॉन्सिक्वेंशियल नेसेसरी अल्टरनेशंस को लेकर होगा। और जो भी रिवीजन का ऑर्डर अप्रूवल आना है, वो देने से पहले कोर्ट क्या करेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज और गवर्नमेंट का ओपिनियन उसके ऊपर लेगा, उसके बाद ही हमें परमिशन देगा, अप्रूवल देगा। 131 आई होप सिंपल है। 130 क्या था? बोलो। It was reopening or recasting the books of accounts. Correct? Reopening और recasting the books of accounts वो कौन करेगा? अथॉरिटीज के एप्लीकेशन पर होगा। और वो जो रीओपनिंग रिकास्टिंग होगा, वो कंपनी के अंदर कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस किए जा रहे या कंपनी के अफेयर्स मिसमैनेज हो रहे हैं, उस केस में ये जो थर्ड पार्टीज है वो अप्लाई करेंगी। मतलब ध्यान दो प्लीज, 131 के लिए कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन या मिसमैनेजमेंट होना जरूरी है। इट कैन बी अनइंटेंशनल। इज इट क्लियर? और डिफरेंस बिटवीन 130 एंड 131, अगर आप देखोगे आपके नोट्स में 129 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, आपके नोट्स में 132 जो सेक्शन है ना, वहां पर आप लोग लिखना, आपके लिए खुश खबर है। 132 के उधर आप लिखना, स्टार करो और उधर लिखो नॉट येट नोटिफाइड, जिसको लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया काफी लॉबिंग कर रही है। मैंने कहा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA अगर कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है तो NFRA के पास पावर क्या है, उधर सिर्फ मार्क करो लास्ट सेकंड लाइन में, पावर्स टू रेकमेंड, एनफोर्स एंड मॉनिटर द कंप्लायंस ऑफ डैश अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो रेकमेंड करती है। अगर NFRA कॉन्स्टिट्यूट होता है तो उन्होंने ICAI का पावर कैसे कम किया? देखो, उन्होंने कहा है ICAI को आप रेकमेंड करोगे, बट आपके जो भी रिकमेंडेशंस होंगे वो NFRA में जाएंगे। फिर NFRA आपके रिकमेंडेशंस का स्टडी करेंगे, स्टडी कर NFRA को अगर उचित लगा तो फिर वो रिकमेंडेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस केस में मतलब किसका सुनेंगे? NFRA का सुनेगा। आज थोड़ा अलग है, आज एक नेशनल, मैं कहूंगा नेशनल अकाउंटिंग बॉडी है फॉर अकाउंटिंग, नेशनल बॉडी है फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो ICAI के साथ मिलकर काम करे। आज भी एक बॉडी है, बट वो बॉडी आज NFRA जितने पावर्स नहीं है, बिकॉज NFRA के पास नॉट ओनली एनफोर्समेंट का पावर है, मॉनिटरिंग का पावर है, रिकमेंडेशन का, 3 पावर्स है। आज जो बॉडी है वो सिर्फ ICAI के रिकमेंडेशंस क्या करती है, समझती है, गवर्नमेंट के साथ सलाह मशवरा करती है और गवर्नमेंट को उसको लेकर कहती है यस ICAI जो बोल रहे हो सही है, बट वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एनफोर्समेंट और मॉनिटरिंग करते नहीं है। तो ICAI कहीं ना कहीं इसको लेकर अभी भी काम कर रहा है। इट इज नॉट एट नोटिफाइड 132, बट क्योंकि आपके एग्जाम से पहले अगर वो कभी भी हो जाए, यू मस्ट नो, इसलिए 132 वहां पर दिया है। इज इट क्लियर? सो 132 अगर आपके एग्जाम तक मैं आपको कोई मैसेज ना दूं तो समझ जाने का आपको पढ़ना नहीं है। बट 133 जो है वो देखो आप, 133 क्या दिया हेडिंग? सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसा पढ़ के कितना अच्छा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रहा है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना वक्त है क्या? तो आप तुरंत वहां पर लेफ्ट हैंड से उसके एडजेसेंट में लिखो सब लोग क्विकली, द सेंट्रल गवर्नमेंट, आप लिखो उधर, द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स Central government prescribes the accounting standards or any addition thereto, or any addition thereto. लिखा है उसके नीचे सेंटेंस से सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखो, in consultation with
and after examining and in consultation with, सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखना, in consultation with and after examination of the recommendations, after examination of the recommendations made by the, मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं, नेशनल एडवाइजरी कमिटी, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखा है। उसके नीचे सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखना, एज रेकमेंडेड बाय आईसीएआई, एज रेकमेंडेड बाय आईसीएआई। इन शॉर्ट, आईसीएआई के रिकमेंडेशंस को ही NACS कहते हैं, उसे NACS, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वहां पर दिया जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग। और नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ध्यान दो, उनके अंदर सारे चार्टर अकाउंटेंट्स ही है, बट नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की कंपोजिशन में कंपनी सेक्रेटरीज को भी इंक्लूड किया हुआ है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी इंक्लूडेड है। तो इसलिए सीए इंस्टीट्यूट नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। दे आर सेइंग वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी हैव अ राइट टू डू सो, यू कैन नॉट टेक अवे दिस राइट। We can't be emotional, we have to be practical. Is it clear? So, section 133 is over at this particular point of time. 128 से 133 तक हम पहुंचे, बगैर देखे मुझे बोलो सेक्शन 128 क्या था, पता नहीं। सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर था, सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर है, सेक्शन 130 रीओपनिंग और रिकास्टिंग ऑफ दी, बोलो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 131 वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, 132 याद नहीं रखने का, NFR, एंड 133 सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइबिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये तो अब मेन सेक्शन। अब 128 के सब सेक्शंस और उसका नॉलेज, उसका अंडरस्टैंडिंग, हम लोग जो वहां पर क्वेश्चंस दिए उसके तहत हम लोग उसको समझेंगे, रिवाइज करेंगे। आपके नोट्स में 128 से लेके 133 तक के जो क्वेश्चंस है वो हम देखते हैं। पहले पेज नंबर 41 पर आ जाओ सब लोग, पेज नंबर 41। You'll find the first question over there, which is on 128. Question is given over there, XYZ Limited. Please read, all of you. XYZ Limited wants to maintain, क्या दिया, its books of accounts on cash basis. Is this a valid act? Why? Accrual basis. तो प्लीज वहां पर मेरे साथ कंप्लीट करो। एवरी फाइनेंशियल ईयर जो दिया ना, जस्ट रीड दैट फर्स्ट 2 लाइंस। एक्रूअल बेसिस लिखने के बाद उसके आगे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री, accrual basis and according to the double entry system of accounting. अरे बोलो तो नीचे, hence it is clear that last line of that answer, XYZ Limited आप लिखो cannot maintain, जैसे क्वेश्चन दिया वैसे, cannot maintain its books of accounts on cash basis. I hope you understand. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, मुझे उसका सिर्फ मीनिंग बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 का। बोलो, पढ़ चुके हैं? क्या पढ़ा है हमने? बुक, प्लेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने पढ़ा है, आपने चार्ट में लिखा है एट द रजिस्टर ऑफिस होता है या एट एनी अदर प्लेस, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अदर प्लेस डिसाइड करेंगे विद इन 7 days ऑफ दैट रजिस्ट्रार के पास एड्रेस देना है। इज इट क्लियर? अच्छा, नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे मेंटेन होते हैं? रजिस्टर ऑफिस। तो वो आंसर पढ़ना स्टार्ट करो और 4th लाइन के बाद
उधर नीचे जो स्पेस दिया वहां पर क्या लिखोगे बोलो मुझे। काय झालं ताई? बोलो क्या लिखोगे उधर? एट दी रजिस्टर्ड ऑफिस, अरे हेड ऑफिस नहीं रे गधे, रजिस्टर्ड ऑफिस, एट दी रजिस्टर्ड ऑफिस। और ये सुनो, एंड नाउ जस्ट रीड दैट ऑन द नेक्स्ट पेज। क्या कंप्लीट क्या फिल करोगे बोलो मुझे। द प्रोविजन टू सेक्शन 128 फर्दर प्रोवाइड्स दैट सब क्लॉज 1 all or any of the books of accounts aforesaid and other relevant papers may be kept at, तो उधर लिखो such other place, मैं लिख रहा हूं, अब लिखो such other place in India, in India other place मतलब यूएस में नहीं, such other place in India as the board of directors may decide, as the board of directors may decide and where such decision is taken, comma, the company shall within 7 days file complete address of that place, of that other place लिखना, of that other place with ROC। कितना परफेक्ट दिया मैंने, कितनी परफेक्ट जगह छोड़ी है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। टेल मी द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हमने 128 का जो प्रोविजन लिखा था वही मैंने लिखा है वहां पे, कुछ नया नहीं। उसके लिए आपको कॉपी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपकी नोट्स में दिया, आई डोंट नो, हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस किया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, टेल मी द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 क्विकली प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्या पूछा है बोलो। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर प्रोविजन क्या पड़ा था 128 में? एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, करेक्ट। एक सेकंड, एनी डायरेक्टर के अलावा हमने देखा था अगर कंपनी का ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स या सब्सिडी है कोई, सब्सिडी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर किसी भी पर्सन को इंस्पेक्ट करने, रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगेगा। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कहीं बाहर मेंटेन्ड है आउटसाइड इंडिया, विद इन 15 डेज उसका एप्लीकेशन आने के बाद उसे अवेलेबल करना चाहिए। बट अगेन ओनली द डायरेक्टर कैन इंस्पेक्ट, नो एजेंट, बोलो अटॉर्नी होल्डर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एजेंट कैन, सॉरी डायरेक्टर कैन इंस्पेक्ट। बट यहां पर क्वेश्चन में मेंबर का पॉइंट था क्या था? भागवत होल्डिंग 76% ऑफ इक्विटी शेयर्स रिनाउंड कंपनी लिमिटेड। एक सेकंड, मैंने आपको कल ये भी कहा था 128 कहता है एनी डायरेक्टर, but Companies Act when we are reading we have to read as a whole, at inter level you can write any director, but जब हम सीए फाइनल में होते हैं और जब यही क्वेश्चन होता है तो हमें सीए फाइनल में 128 का रेफरेंस देना ही होता है। उसके साथ इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन जो चैप्टर है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है टू इंस्पेक्ट, रजिस्ट्रार के पास पावर है टू इंस्पेक्ट, सेबी ऑफिसर्स के पास पावर है, उनका भी रेफरेंस देना होता है। तो आप अगर आंसर में आओगे सब लोग मेरे साथ, आंसर में देखना मैंने वहां पर कुछ लिखने के लिए दिया नहीं आपको, मेरे साथ आंसर सब लोग पढ़ो। आंसर का 4th लाइन, ऑल ऑफ यू। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 एंड 206 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग पर्संस हैव द राइट्स टू कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ध्यान रखना आपको 148 तक ही एप्लीकेबल है, इसलिए वहां पर 128 का आप रेफरेंस दोगे तो भी चलेगा, बट इफ यू राइट 206 देयर इज नथिंग रॉन्ग। ध्यान रखना। आगे, following persons have the rights to carry out inspection में number 1 directors, number 2 ROC, then number 3 officers of government as authorized by central government in this behalf, such officers of SEBI as may be authorized by SEBI। लिखा है सबने?
वहां पर मार्क किया है। नीचे नोट पढ़ो जरा, प्लीज रीड द नोट, वो भी प्रोविजन रखा है उधर। जब कोई क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आता है, स्टूडेंट को आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, तब उसे ये नोट और ऊपर का 206 का प्रोविजन भी लिखना है। बट अगर वो क्वेश्चन 5 मार्क का रहता है, उसका सेटिस्फेक्शन 2.5 to 3 मार्क्स में, ही कैन जस्ट राइट 128, नो प्रॉब्लम एट ऑल ऐसे। और इसलिए मैं कहता हूं केस स्टडीज में आउट ऑफ 5 मार्क्स यू कैन स्कोर मैक्सिमम 4, 4, 1/4। उसके ऊपर स्कोर करना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल होता है, बिकॉज व्हेन वी रीड लॉ वी हैव टू रीड लॉ एज अ होल। स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं सर पूरा प्रोविजन लिख देना, फिर मार्क्स क्यों नहीं मिलते? बिकॉज दैट प्रोविजन रिलेट्स ओनली टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन। यहां पर नोट जो है, नोट का मीनिंग क्या है? मेंबर्स को भी इंस्पेक्ट करने का राइट मिल सकता है अगर किसी कानून में ऐसा लिखा है, कोई लॉ से मेंबर को राइट मिल रहा है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथोराइज करे, या फिर जनरल मीटिंग में शेयरहोल्डर्स ऑथोराइज करे कि यस इस पर्सन को, मतलब ये कब होगा पता है? इट विल बी इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। कुछ ऐसी घटना घटी है जिसमें एक मेंबर को इंस्पेक्शन देने का प्रिविलेज शेयरहोल्डर्स इन जनरल मीटिंग डिसाइड कर। ध्यान रखना, ये सिचुएशन जो होते हैं ना, ये सिचुएशंस वंस इन अ ब्लू मून होते हैं, जब कंपनी के अंदर और कंपनी का कोई मेंबर है, वो मेंबर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करने का जस्टिफाइबल रीजन किसको सेटिस्फाई कर पाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयरहोल्डर्स इन जनरल मीटिंग को। ऐसे नहीं मिलता ये। बट अगेन दैट इज जस्ट अ रेगुलेशन। ध्यान रखना क्या दिया वहां पर? रेगुलेशन 89 हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। जब शेड्यूल में और कंपनीज एक्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कंपनीज एक्ट विल ऑलवेज प्रिवेल, शेड्यूल विल नॉट प्रिवेल। ध्यान रखना, शेड्यूल्स आर जस्ट एडिशन टू द कंपनीज एक्ट। कोई प्रोविजन शेड्यूल के अंदर अलग है, कंपनीज एक्ट में अलग है, तो कंपनीज एक्ट इज बाइंडिंग, शेड्यूल इज नॉट बाइंडिंग। दिस पॉइंट हैज बीन गिवन इन शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेड्यूल 1 which talks about memorandum and articles of association, टेबल FGHI जो हमने देखा था ना, उसको लेकर। देखो ये क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करना जरूरी इसलिए था बिकॉज इस आंसर में आप देखना, मैंने कुछ आपके लिए रखा नहीं है, आपको सिर्फ समझने के लिए आंसर मेरे साथ इन्वॉल्व अगर हो तो आपको समझेगा क्या एग्जैक्टली है। सबको क्लियर है? यहां पर आप देखना, वो जो क्वेश्चंस थे किसके, 128 के हमने कंप्लीट किए। नाउ ऑल ऑफ यू कम टू पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 पर आओ। वहां पर आपको 129 के कुछ पॉइंट्स है, 1 by 1। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा 128 था। वहां पर दिया सपोज इफ ए लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ बी लिमिटेड। सिंपल पॉइंट्स है। हियर इन दिस केस बी लिमिटेड विल कंसोलिडेट द फाइनेंशियल्स ऑफ, मैं लिखूंगा ए लिमिटेड, और वो कौन से प्रोविजन के तहत होगा? 129 सब क्लॉज 3 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद सपोज इफ A Limited has one subsidiary that is B Limited and one associate company that is C Limited. Now this point is relevant. B Limited is entity incorporated outside India and C Limited is the entity incorporated in India. Here in the given case, A Limited will consolidate the financial statements of Bolo. Both you have to write C Limited, both B Limited and C Limited. But यहां पे खास बात क्या है, हम लोग देखते हैं सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करना है। यहां पर एक कौन सी कंपनी दी है? एसोसिएट कंपनी। और ये आपको 120 में उधर लिखना है, सब्सिडरी कंपनी इंक्लूड्स एसोसिएट कंपनी एंड जॉइंट वेंचर कंपनी। ध्यान रखना। सो प्लीज 120 का जहां पर भी आपने प्रोविजन लिखा है उधर नीचे आप लोग जरूर लिखना, सब्सिडरी कंपनी इंक्लूड्स एसोसिएट कंपनी एंड जॉइंट वेंचर कंपनी। अगर आपको लिखना नहीं है तो पेज नंबर 47 पर ऑलरेडी वो दिया हुआ है, उसे हाईलाइट कर दो। जिनको लिखना है लिखो, सब्सिडरी कंपनी इंक्लूड्स एसोसिएट कंपनी एंड जॉइंट वेंचर कंपनी। पेज नंबर 47 पर आप देखना, ये पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में। सब्सिडरी कंपनी इंक्लूड्स एसोसिएट कंपनी एंड जॉइंट वेंचर कंपनी। पेज नंबर 47 पर जो दिया है वो मैंने हाईलाइट किया स्क्रीन पर। क्लियर है सबको? अरे बोलो बाबा। अब ये तो सिंपल हुआ फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ, दैट इज इंटरेस्टिंग। पेज नंबर 49 पर 6 क्वेश्चन सब लोग पढ़ते हैं साथ में, एक साथ। क्या दिया है?
The board of directors of ABC Limited want to circulate unaudited accounts before AGM of shareholders of company. Whether such act of ABC Limited is tenable. क्योंकि हम क्या, why they can't do, जब हम नहीं कह सकते बोल रहे, बिकॉज हम कहते हैं एनुअल अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आते हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट भी आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी आता है, तो अनऑडिटेड आप जब स्टेटमेंट देना चाहते हो, अनऑडिटेड अकाउंट इज नॉट पॉसिबल. अरे बोलो ना बाबा. दे आर सेइंग वेदर सच एक्ट इज टेनेबल. आप मैं कहूंगा उसमें ये 129 को तो रेफरेंस है ही है, बट 134 का रेफरेंस है जो हमें अभी देखना बाकी है. आई जस्ट से आप वहां पर हाईलाइट करो उस आंसर में जितना मैं बोल रहा हूं. एट एवरी एजीएम of the company, board of directors shall lay before such meeting financial statements for the financial year. और उसके नीचे, उसी के आगे, signed copy of every financial statement including consolidated financial statements shall be issued, circulated or published along with copy each of number 1 में notes forming part of financial statements. द नेक्स्ट पेज पर अब देखना ऑडिटर्स रिपोर्ट और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट दिया है. लास्ट के 2 लाइंस पढ़ लो जरा लाउडली. इट देयरफॉर फॉलोज दैट अनऑडिटेड accounts cannot be sent to members or unaudited accounts cannot be filed with ROC, so such an act of ABC is not tenable. Have you understood why it is not tenable? Because आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी देते हो उसके साथ ऑडिटर्स रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, नोट्स टू अकाउंट देना जरूरी है. सिंपल था. क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो मेरे साथ सब लोग. क्वेश्चन नंबर 7 लाउडली. DJA कंपनी लिमिटेड incorporated under the provisions of Companies Act has 2 subsidiaries, AJD and AMR Limited. All the 3 companies have prepared their financial statements for the year 31st March 2015. 3 companies कौन सी? DJA, AJD and AMR. आगे, examine the provisions of Companies Act. Answer the following. Number 1. In what manner the subsidiaries AJD and AMR shall prepare their balance sheet and P&L? In what manner they shall prepare? In what manner मतलब क्या? अरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पॉइंट देखा था ना, जिसमें हम लोग शेड्यूल फॉर्म एंड मैनर विल बी द सेम एज पर शेड्यूल 3 प्लस हमने देखा है अ स्टेटमेंट showing a statement which gives salient features of all the subsidiary companies. फॉर्म AOC 1 याद है क्या? फॉर्म AOC 1 लिखा ना आपने, वो भी आएगा. प्लस as per schedule 3 accounting standards to be complied and schedule 3 के provisions दोनों comply होने चाहिए. आप आंसर में आओगे वहां पर नीचे फर्स्ट पार्ट का आंसर मैं जितना बोल रहा हूं उतना मार्क करना. आंसर के 3rd लाइन में इन द सेम फॉर्म एंड मैनर एज दैट ऑफ इट्स ओन मिला है. उसके बाद आगे द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स आर आल्सो बी लेड बिफोर द एजीएम ऑफ कंपनी along with laying of its own financial statement. और एक लाइन नीचे a separate statement containing salient features of financial statement of its subsidiaries in form AOC 1. क्वेश्चन क्या था समझो प्लीज. क्वेश्चन वाज in what manner the subsidiaries AJD and AMR shall prepare their balance sheet. subsidiaries को भी अपने होल्डिंग कंपनी का जो फॉर्म एंड मैनर है, हमने 129(4) का एक प्रोविजन लिखा था मुतातिस मुतंदिस, the same will be applicable. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो जरा ऊपर क्या दिया. What will be your answer in case DJ, the holding is not required to prepare consolidated financial statements under the Indian accounting standards? Now, इसको लेकर जो मैंने आपको याद है कल कहा था, कल के डिस्कशन में रूल 6, आज भी हमने कहा रूल 5, रूल 6 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स 2014 एप्लीकेबल है. एक बार रूल 6 क्या लिखा आपने निकालो जरा. रूल 6 में आज आपने रूल 6 में क्या लिखा? ऑल ऑफ यू क्या लिखा है? Consolidation of financial statements shall be as per the provisions of Schedule 3 and applicable accounting standards. और ये क्वेश्चन क्या है? What is the question? Holding company is not required to prepare consolidated financial statement under Indian accounting standards. ऐसा पूछा है. अगर होल्डिंग कंपनी को जरूरी नहीं है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत फुलफिल करना तो क्या होगा? यहां पर रूल 6 जो है ना, रूल 6 उसका डिटेल्ड वर्जन आता है और रूल 6 में ऐसा लिखा है कि अगर आप को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है तो आप सिर्फ शेड्यूल 3 के तहत ही क्या करो,
आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करो। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है तो आपको शेड्यूल 3 के तहत प्रिपेयर करने हैं। व्हाट वी हैव रेड राइट नाउ, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी एज पर द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 3 एंड द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं तो सिर्फ शेड्यूल 3 फॉलो करो। तो उस आंसर में अगर आप आओगे, आंसर में साथ पढ़ो सब लोग लाउडली, क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014, प्लीज बी देयर। ये पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगला सेक्शन नहीं जा रहा हूं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। द कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट एंड द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये रूल 6 में दिया, ये हमें अभी पढ़ा है। आगे ब्रैकेट में डालो, हाउएवर फॉर अ कंपनी व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर consolidated financial statements under the accounting standards, आप उसके आगे लिखो, it shall be sufficient if the company complies with क्या provisions of CFS, that is consolidated financial statements provided in schedule 3, मतलब उस केस में उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत प्रोफॉर्मा देखने की जरूरत नहीं, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो जरा, ऊपर क्या लिखा है? What shall be your answer in case one of the subsidiaries of financial statement do not comply with the accounting standards? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे सब्सिडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रीजन ऑफ डिविएशन एंड फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द डिविएशन। नेक्स्ट पेज पर कंप्लीट करो आंसर सब लोग, प्लीज कंप्लीट इट। क्या लिखा है? इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी डू नॉट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, द कंपनी शैल डिस्क्लोज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फॉलोइंग। नंबर 1, द डिविएशन, इसके लिए भी कुछ स्टूडेंट स्क्रीन पर देखते हैं, भगवान उनका भला करे, फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नंबर 2, द रीजन फॉर सच डेविएशन। नंबर 3, एंड द फाइनेंशियल इफेक्ट्स इफ एनी अराइजिंग आउट ऑफ सच डेविएशन। मिला? मतलब 129 जो सेक्शन है उसको लेकर उसके सब सेक्शंस पर देखा कैसे एक एक क्वेश्चन पूछा रहा है। कोई बड़ा ऐसे 8 मार्क का क्वेश्चन 129 लिखो, ऐसा कभी नहीं आता है। सेम थिंग फॉर 128, वो जो सब सेक्शंस है ना उन पर ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। लास्ट 4th क्वेश्चन पढ़ो, ऊपर क्या दिया? टू व्हाट एक्सटेंट is the central government empowered to exempt a company for preparing financial statements in compliance with Indian accounting standards? On its own or on application, provided it must be in the public interest, conditionally or unconditionally, by notification of official gazette. पढ़ो जरा आंसर क्या दिया? The central government may on its own or on any application of class or class of companies by notification exempt any class or class of companies with any of the requirements of this section or the rules made thereunder if it is considered necessary to grant such exemption in, तो लिखो, in the public interest, in the public interest। आगे पढ़ो, any such exemption may be granted either conditionally, sorry पहले आएगा unconditionally because subject to दिया ना आगे, so either पहले में आएगा unconditionally और सब्जेक्ट टू दिया ना आगे, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस। सब्जेक्ट टू अनकंडीशनल नहीं होगा, यूज योर ब्रेन। तो सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। 129 पर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो डिस्कस किए। अब देखना 133 तक, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। सो 130, 131, 132, 133 जो ये सेक्शंस है सारे, you can understand they are only theoretically important। हाँ, बट अगर प्लीज ध्यान रखना 130, 131 पर जब कोई क्वेश्चन आता है, इट कम्स ऑन द एंटायर सेक्शन, विल बी आस्किंग ऑन एंटायर सेक्शन, और यहां पर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होता है। ध्यान रखो क्वेश्चन कैसे आएगा एक कंपनी के, प्लीज ध्यान रखना 130 पर क्वेश्चन कैसे आएगा। कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स मेंबर्स का कहना है कि कंपनी के अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली मैनेज हो रहे हैं,
उन्हें इसको लेकर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक से मेंटेन नहीं है, इसको लेकर भी शक है। नाउ वो जो मेंबर्स है वो कंपनी के खिलाफ कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करना चाहते हैं। उन मेंबर्स को क्या कोई ऐसा अधिकार है कि वो ऐसा कुछ कर सके कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करने के लिए? अगर है तो रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बोलो क्या है? मतलब उस केस में जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है केस स्टडी, आपको लिंक लगाना होगा कि इट इज रेफर्स टू 130। समझ रहे? सेम थिंग विल कम फॉर 131। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट सबमिट किया था, बाद में कोई जानकारी उनसे छूट गई है, ये डायरेक्टर्स को समझ में आ गया जो उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको अप्रोच किया है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपको पूछा है, यू बीइंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवाइस देम, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बीओडी रिपोर्ट जो उन्होंने सबमिट किया है ऑलरेडी मेंबर्स को और रजिस्ट्रार के पास, क्या वो इसको फिर से रिवाइज कर सकते? अगर कर सकते तो बोलो कैसे कर सकते? मतलब अगेन मैं बोल रहा हूं 131, 130, 130, 131 पर डायरेक्ट पूरे क्वेश्चन पूरे सेक्शन पर क्वेश्चन आता है। और इसलिए मैंने क्या किया, जानबूझकर ध्यान रखना, 131 में आपको सेक्शन लिख कर दिया है, उसके बाद नोट दिया है। मतलब 131 पर कोई भी केस स्टडी आता है एग्जैक्टली कितना लिखना वो दिया है, और जो नोट्स दिए, नोट्स के रिलेवेंट अगर कोई केस स्टडी क्वेश्चन पूछते हैं नोट्स के रिलेवेंट, तो आपको सिर्फ उतना रेफरेंस देना है। मैं जो नोट में दिया हूं ना वो ऊपर चार्ट में भी दे सकता था आपको। नोट्स में देने का पर्पस यह था, नोट्स में जो दिए हुए पॉइंट्स है 131 में, उसको लेकर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, तो वो 131 का पूरा चार्ट दिया, फिर नोट का जो रिलेवेंट नोट है उतना ही आंसर लिखना। अरे सब लोग है कि नहीं मेरे साथ? इफ यू सी 133 तक कंप्लीट हुआ है एंड 134 जो सेक्शन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अल से वो एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है बट सिंपल सेक्शन है। इंपॉर्टेंट दो सेक्शंस कौन से पेंडिंग है? 135 एंड 138। इज इट क्लियर? थैंक यू, बाय बाय, शब्बा खैर, कल देखेंगे।